नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नीति आयोग पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। नीति आयोग क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई और योजना आयोग को रिप्लेस करके इसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना किया गया, क्यों किया गया, इसको हम लोग जानते हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है। योजना आयोग को रिप्लेस करके इसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना किया गया। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन एक गैर संवैधानिक निकाय था, यानी इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, यानी प्लानिंग कमीशन का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं था। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। योजना आयोग के 2 महत्वपूर्ण कार्य थे। एक था कि पंचवर्षीय योजना को बनाना और दूसरा था राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना, यानी राज्य को और हर मंत्रालय को पैसा देना पंचवर्षीय योजना का काम था, यानी कार्य था। तो पंचवर्षीय योजना को क्यों बंद कर दिया गया, इसको जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू थोड़ा समाजवाद की ओर झुके हुए थे। सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, मिक्स इकोनॉमी क्या है, हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। विशेष रूप से अगर इसको जानना है तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। सोशलिज्म का अर्थ होता है कि देश में जितने भी संस्था है वो सब गवर्नमेंट की होगी और देश के जितने उत्पादन है उस पर सभी उत्पादन पर सरकार का अधिकार होगा। तो नेहरू जी थोड़ा समाजवाद को झुके हुए थे। इंडिया की शुरुआती प्लानिंग को समझते हैं, यानी शुरुआती प्लानिंग में 1947 से, तो यह मालूम होता है कि सरकार की नीति थी कि सरकार सब कुछ करना चाहती थी। यानी सरकार खुद रोड बनाना चाहती थी, सरकार चाहती थी अपना हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सारे एजुकेशन संस्थान जितना भी है वो सब गवर्नमेंट का हो, जितने भी रिसर्च संस्थान है वो गवर्नमेंट का हो, एयर इंडिया हो, बैंक हो, यानी सभी जितने भी संस्थान भारत में हैं वो सब गवर्नमेंट का हो। ये भारत सरकार का विचार था। और धीरे धीरे सब कुछ सरकार ने डिसाइड कर लिया कि धीरे धीरे सब कुछ हम करेंगे। बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो, बांध हो, रोड हो, रेलवे हो, हवाई जहाज हो, वैज्ञानिक संस्थान हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, सब कुछ हम चलाएंगे, सब कुछ सरकार का होगा। यानी सरकार का सोच था। कब? 1947 में जब देश आजाद हुआ तब से। इसी सोच के आधार पर सरकार ने 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया। राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है कि जो सरकारी कंपनी नहीं है तो सरकार उसे पैसा देकर सरकारी बना लेती है। जैसे 1947 में आरबीआई का स्थापना हुआ 5 करोड़ रुपया से हुआ था, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख प्राइवेट लोगों का था और 2 करोड़ 80 लाख गवर्नमेंट का था। तो 1947 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से वह संस्थान भारत सरकार का हो जाए।
यानी आरबीआई उस समय 1949 से पहले प्राइवेट थी। सरकार ने इसको खरीद लिया, यानी किसी सामान को जब सरकार पूर्ण रूप से खरीद लेती है उसी को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सरकार ने 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया। 1953 में भारत सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर लिया, यानी एयर इंडिया टाटा का थी, उसको खरीद लिया। यानी जो प्राइवेट सामान को, जैसे कोई कोई स्कूल है, सरकार इसको खरीद लेगी, तो इसका मतलब हुआ कि ए का राष्ट्रीयकरण हो गया। यानी जो प्राइवेट संस्थान को गवर्नमेंट खरीद लेती है उसी को हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो 1953 में एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हो गया। 1969 में भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया, यानी 14 बैंक ऐसा था जो प्राइवेट था, उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। यानी उस 14 बैंक को पैसा दे दिया, बैंक के मालिक को। ये 14 बैंक है, सभी बैंक के मालिक को सरकार पैसा दे दिया और इसको खरीद लिया। जैसे खरीद लिया सरकारी बैंक हो गया, जैसे गवर्नमेंट का बैंक हो उसको कहेंगे राष्ट्रीयकरण हो गया। 1985 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर 6 बैंक का सरकारी कर लिया गया। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि सरकार जब किसी प्राइवेट संस्था को खरीद लेती है तो उसको कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण हो गया। तो इससे पता चलता है कि सरकार का नेचर था कि जो भी हो सभी गवर्नमेंट का हो, यानी प्राइवेट का कोई रोल न हो, यह सरकार का सोच था। प्राइवेट कंपनी बहुत कम थी, जो भी थी उसका कोई पावर नहीं था। सरकार बहुत पैसा कमा रही थी। अब मान लीजिए सारा संस्थान जो देख रहे हैं ये टोटल गवर्नमेंट का है, तो टोटल गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, तो सरकार पैसा कमा रही थी। अब ट्रांसपोर्ट सरकार का ही है, रेल सरकार का ही है, प्लेन सरकार का ही है, रोड सरकार का ही है, रिसर्च सरकार का ही है, रिसर्च संस्थान सरकार का ही है, जितना भी बैंक है सरकार का ही है, माने LIC सरकार का ही है, जो भी चीज़ है सब तो सरकार का है। अब मान लीजिए कि आप जितने भी प्लांट है वो सरकार का ही है, स्टील प्लांट है सारा सरकार का ही है, राउरकेला स्टील प्लांट हो, दुर्गापुर स्टील प्लांट हो, सारा स्टील प्लांट सरकार का था। तो सरकार के पास बहुत पैसा आ रहा था, तो पैसा कमा रही थी। तब भारत थोड़ा समाजवाद की ओर झुका था, पर पूरा समाजवाद नहीं था। उस समय भारत रूस से बहुत करीब था। जब देश 1947 में देश आज़ाद हुआ, हम लोग बहुत कमज़ोर थे, तो रूस से बहुत करीब थे। रूस हम लोग को हर चीज़ में मदद कर रहा था। उस समय रूस में बहुत ज़्यादा समाजवाद था। यानी रूस में था एक पेन से लेकर एक हवाई जहाज़ का निर्माण जो होता था वो गवर्नमेंट करती थी। यहाँ तक कि खेती पर भी अधिकार गवर्नमेंट का था। इतना हार्ड समाजवाद था वहाँ पे। तो जो जिसके साथ रहता है उसका थोड़ा लक्षण पड़ जाता है। तो हम लोग रूस से ज़्यादा प्रभावित थे। नेहरू जी तो हम लोग भी यही चाहते थे कि हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो वहीं यहाँ पर उसी को देखकर रूस से ही प्रभावित होकर भारत में योजना आयोग पंडित नेहरू ने लागू किया। ये सोचे कि सारा कंपनी पैसा कमा कर दे रहा है तो हम योजना बनाएंगे, योजना बनाकर देश में काम करेंगे। तो सरकारी कंपनियां सरकार को पैसा कमा कर देती थी और सरकार योजना आयोग के माध्यम से जनता को फायदा पहुंचाती थी। अब सरकार को पैसा मिल रहा है, सरकार योजना आयोग बनाया। योजना आयोग में था गरीब में कितना खर्चा करना है, एजुकेशन में कितना करना है, हेल्थ पर कितना करना है, रोड पर कितना करना है, रिसर्च पर कितना करना है, पावर प्लांट पर कितना करना है, एग्रीकल्चर पर कितना करना है। इस सब पर प्लान बनाकर सरकार काम करती थी। योजना आयोग के द्वारा ही भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल और हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ। यानी भाखड़ा नांगल हीराकुंड बांध से सिंचाई की व्यवस्था हुई। जब सिंचाई की व्यवस्था हो तो खेती हमारा अच्छा होगा, जब खेती हो तो किसान संपन्न होंगे, जब किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा। इस उद्देश्य से भारत सरकार ने भाखड़ा नांगल हीराकुंड बांध का निर्माण किया। फिर दूसरा पंचवर्षीय, ये सरकार को खूब पैसा आ रहा था
अब दूसरा पंचवर्षीय योजना आया, उसमें भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना हुआ, राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना हुआ, दुर्गापुर स्टील प्लांट का स्थापना हुआ। ये सब सरकार के द्वारा किया जा रहा था, जिससे लोगों को रोजगार मिले। सरकार चाहती थी कि लोग को रोजगार मिले और भारत का विकास हो। अब इसी बीच हुआ कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया। एलपीजी होता क्या है कि एलपीजी रिफॉर्म किया गया, जिसके कारण प्राइवेट कंपनी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। एलपीजी में होता है कि एलपीजी, हम इसके लिए स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। एक लंबा चैप्टर है, इसको समझने के लिए कम से कम 1 घंटा टाइम चाहिए। एलपीजी में होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी समझ जाइए कि एलपीजी हुआ कि इंडिया है, इंडिया में कोई बाहरी कंपनी काम कर नहीं सकती थी और इंडिया का कोई कंपनी बाहर काम नहीं कर सकता था। इंडिया इसके लिए लाइसेंस नहीं देता था। एलपीजी लागू हुआ, इसका मतलब कोई भी देश कहीं भी बिजनेस कर सकता था, कोई भी देश इंडिया में आकर बिजनेस कर सकता था, और कोई भी संस्थान में प्राइवेट कंपनी काम कर सकती थी। एलपीजी का मतलब मान लीजिए जो कंपनी, सरकार रोड बनाती थी, गवर्नमेंट रोड बनाती थी, गवर्नमेंट है रोड बनाती थी, अब प्राइवेट भी रोड बनाएगा। अब जो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट बनाती थी और प्राइवेट भी बनाएगा। यानी एलपीजी का मतलब है जो जितना भी काम सरकार करती है उतना काम प्राइवेट भी करेगी। तो इससे हुआ क्या कि अनेक क्षेत्र में सरकार का जो हस्तक्षेप था वहाँ कम हुआ था। कि यहाँ पे रेलवे है, यहाँ पे सरकार है, यहाँ प्राइवेट नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं प्राइवेट आएगा। अब रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे सरकार काम करेगी, यहाँ प्राइवेट नहीं आएगा, वहाँ भी प्राइवेट जाएगा। जहाँ हस्तक्षेप था, जहाँ रोक था, वहाँ भी अब प्राइवेट कंपनी जा सकती है। वहाँ सरकार का भी हस्तक्षेप थोड़ा कम हो गया, इंटरफेरेंस कम हो गया। अब इंडिया सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा है। सोशलिज्म का मतलब होता है कि सारा संस्थान प्राइवेट हो, सरकारी हो। सोशलिज्म का अर्थ होता है सारा देश के सारे उत्पादन के साधन, सारा संस्थान, एक सुई बने, एक पेन बने से लेकर हवाई जहाज, टोटल सरकार के अंडर में हो, सरकार का हो। लेकिन कैपिटलिज्म होता है कि एक सुई से लेकर हवाई जहाज सब प्राइवेट का हो। तो इंडिया सोशलिज्म से कैपिटलिज्म को बढ़ रही थी। लेकिन हम कैपिटलिस्ट नहीं हैं, हम लोग तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि रोड तुम भी बनाओ, रोड गवर्नमेंट भी बनाएगी, प्राइवेट भी बनाएगा। हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट बनाएगी, प्राइवेट बनाएगा। न्यूज़ चैनल है, प्राइवेट भी खोलेगा, गवर्नमेंट भी खोलेगा। तो सोशलिज्म हम हैं, तो मिक्स है। तो 1991 में रोड, जो 1991 से पहले रोड गवर्नमेंट बनाती थी, अब 91 के बाद रोड प्राइवेट बनाने लगा। बैंक प्राइवेट होने लगी, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो भी था 91 के बाद ही बैंक खुलने लगा। 91 के बाद प्राइवेट कंपनी रोड बनाने लगा। जितने प्राइवेट बैंक देख रहे हैं वो 91 के बाद होने लगा। टेलीकम्युनिकेशन में एयरटेल, एयरसेल, वोडा, जितना देख 91 के बाद सब घुस गया प्राइवेट सेक्टर। पहले एक ही कंपनी, सरकारी कंपनी काम करती, बीएसएनएल, उसके जगह पर सारा कंपनी आ गया। ट्रांसपोर्ट था, अब ट्रांसपोर्ट में था कि बिहार गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सरकारी बस चलता था। और प्राइवेट बस भी 91 के बाद चलने लगा। हॉस्पिटल में था, सरकारी हॉस्पिटल था, 91 के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल भी होने लगा। न्यूज़ चैनल तो था ही नहीं, डीडी न्यूज़ था, उसको अब गवर्नमेंट का था। अब 91 के बाद से आज तक हुआ, एबीपी ने हुआ, एनडीटीवी हुआ, जितना टीवी चैनल देख रहे हैं सब 91 के बाद खुलने लगा, सब हो गया। यानी सभी प्राइवेट होने लगा, धीरे धीरे सारा प्राइवेट होने लगा संस्थान। एलपीजी का मतलब यही होता है। सरकार अब ज़्यादा नहीं कमा रही थी। अब कहाँ से कमाएगा? जहाँ रोड था ये भी प्राइवेट कर रहा है, जहाँ हॉस्पिटल था कमा रही सरकार, यहाँ भी प्राइवेट आ गया। अब जो भी ट्रांसपोर्ट था यहाँ भी प्राइवेट आ गया। जहाँ जहाँ सरकार कमा रही थी, अब स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट गवर्नमेंट भी बना रही है, प्राइवेट भी बना रहा है। अब जो भी संस्था सरकार को पैसा कमाती थी, उस संस्था में प्राइवेट कंपनी भी काम कर रही है। तो जहाँ 100 रुपया आता था, अकेला गवर्नमेंट काम करती, तो 100 रुपया में प्राइवेट कंपनी भी काम कर रही है।
तो 50 रुपया सरकार भी कमा रही, तो 50 रुपया प्राइवेट कंपनी कमा रही है। अब धीरे धीरे 50 रुपया से कंपनी से गवर्नमेंट का अब 30 रुपया आ गया, 20 रुपया आ पाएगा, धीरे धीरे जीरो हो जाएगा सरकार का। और ओनली फॉर सरकार का सोर्स ऑफ इनकम होगा वो टैक्स होगा। प्राइवेट कंपनी घुस गई, ताकि सारे सेक्टर में प्राइवेट कंपनी घुस गई। जहाँ सरकार खूब पैसा कमाती थी, अब सरकार ज़्यादा पैसा नहीं कमा रही है, तो जब पैसा सरकार कमा ही नहीं रही है तो योजना आयोग क्यों रखा जाए। यानी परिवार के पूरे मेंबर हैं, सभी कमा के पेरेंट्स को दे रहे हैं, तो पेरेंट्स प्लान बना रहे हैं किसी के बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, घर कैसा बनाना है, खाना में क्या बनेगा, गाड़ी खरीदाएगा, क्या होगा, सब इसके विकास के लिए ध्यान दे रहे हैं। अब सारे बच्चे पेरेंट्स को पैसा देना बंद कर देंगे तो पेरेंट्स किस लोग की क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा बैठे रहेंगे, चुपचाप खाना खाएंगे, चुपचाप देखेंगे एक परिवार कुशल पूर्वक चले। वहीं भारत का हुआ, वही हाल हुआ 91 के बाद से। बोला कि भैया हमारे पास पैसा भारत सरकार के पास आ नहीं रहा है, तो हम प्लानिंग क्या करेंगे, झूठों का प्लानिंग करने से क्या फ़ायदा, मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो 91 के बाद से हुआ कि जब पैसा नहीं है तो योजना आयोग को बंद न कीजिए। मांग होने लगा कि जब योजना आयोग के पास उस टाइप से पैसा ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी की संख्या बढ़ रही है, प्राइवेट कंपनी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कंपनी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा काम कीजिए कि योजना आयोग को बंद कीजिए। मांग 91 से होने लगा। योजना आयोग में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट था, योजना बना देता था एजुकेशन में 100 करोड़। अभी 100 करोड़ खर्चा करते रहिए, आपसे कोई बात पूछा नहीं जाता था। मान लीजिए बिहार है, अब बिहार है, यहाँ केरला है, अब 100 करोड़ रुपया खर्चा एजुकेशन में केरला में भी जाएगा, 100 करोड़ रुपया एजुकेशन बन गया तो बिहार में भी आएगा। जहाँ पे केरला पे एजुकेशन 90% है और यहाँ एजुकेशन 45 से 50% था, तो यहाँ एजुकेशन में 100 करोड़ आता है, समझ में आता है। लेकिन यहाँ एजुकेशन पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे पानी पर जाओ 100 करोड़, यानी जहाँ जिसकी आवश्यकता वहाँ नहीं जाता था। यानी जब पानी बिहार में है, फ्री पानी के पैसा जाए तो सारा भारत के स्टेट में जितने स्टेट सबके पास पानी के पैसा जाता था। यानी सेम पैसा रोड पर जा रहा है 100 करोड़, तो सबके पास रोड पर जाता था। ये नहीं कि जहाँ रोड ज़्यादा अच्छा है वहाँ कम पैसा जाए, वहाँ 100 करोड़ रोड पर जा रहा है, वहाँ 100 करोड़ रोड पर ना जाकर वहाँ 50 करोड़ रोड पर जाए, अब 50 करोड़ दूसरे चीज़ पर भेज दिया जाए। ये नहीं हो पाता था, इसमें कुछ खामी भी थी, अब पैसा भी नहीं आता था उस टाइप से। राज्य सरकार का कोई इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार पूछा ही नहीं जाता था। भारत सरकार बनाया प्लान, कहा तुम लागू करो, राज्य सरकार को कुछ पूछा ही नहीं जाता था। केंद्र सरकार द्वारा योजना बना दिया जाता था और राज्यों को सौंप दिया जाता था, ये योजना आपको चलाना है। राज्य अपने आप को ठगा महसूस करता था, यानी योजना आयोग में राज्य का कोई वैल्यू नहीं था। नीति आयोग भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है, मैंने सलाहकार संस्था है। नीति आयोग भारत सरकार को सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने का कार्य करती है, ताकि भारत सरकार एक ऐसी योजना का निर्माण करे जिससे लोगों के हितों में काम करे, यानी लोगों के हितों में हो। ये योजना आयोग की जगह पर इसका स्थापना किया गया। तो योजना आयोग योजना बना कर देती थी और नीति आयोग योजना नहीं बना रहा, यह एडवाइस देने का काम कर रहा है। नीति आयोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए कार्य करती है। राज्य सरकार को भी एडवाइस देगी तो आप राज्य सरकार इस काम में आप अच्छा कीजिए, आपका एजुकेशन सही है, केरला का तो एजुकेशन पर आप छोड़िए, आप यहाँ पे देखिए पानी आपके पास ठीक नहीं है, पानी पर ध्यान दीजिए, इनोवेशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सबको अलग अलग क्षेत्र में राय एडवाइस देगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को सलाह देने का काम करती है अलग अलग सेक्टरों में नीति आयोग। नीति आयोग का स्ट्रक्चर क्या है? नीति आयोग सर्वप्रथम 1 नंबर चेयरपर्सन होता है, अध्यक्ष होता है, जिसे पदेन अध्यक्ष कहते हैं, एक्स ऑफिसियो कहते हैं। इसको क्या अर्थ होता है? पदेन मतलब होता है कोई व्यक्ति नहीं, जो व्यक्ति पद पर होगा, यानी प्रधानमंत्री जो होगा वही पदेन अध्यक्ष होगा। ये नहीं कि मोदी जी हैं, नहीं, जो पद पर होगा, जो भी व्यक्ति उस पद पर होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। एक हो गया। दूसरा होगा डिप्यूटी चेयरपर्सन, उपाध्यक्ष, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। एक व्यक्ति यहाँ 2 व्यक्ति हो गया, 2 हो गया, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। वास्तविक शक्तियाँ उपाध्यक्ष के पास ही होती है, इसका लेवल होता है कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। यानी उपाध्यक्ष के पास, नीति आयोग का टोटल पावर उपाध्यक्ष के पास होता है और उपाध्यक्ष का लेवल जो होता है कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। तो नीति आयोग में कितने मेंबर हुए? एक तो प्रधानमंत्री हुए और दूसरा उपाध्यक्ष हुआ,
2 आदमी हुए। तीसरा, नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर की संख्या 5 होता है, लेकिन 4 भी रख सकता है प्रधानमंत्री, 3 भी रख सकता है। तो अभी हैं विवेक देव राय, बीके सारस्वत, रमेश चंद्र, विनोद पाल। ये चारों का लेवल जो है केंद्रीय राज्य मंत्री के बराबर होता है। तीसरा। चौथा है, नीति आयोग में 4 पदेन सदस्य होते। पदेन माने पद सदस्य होता है, व्यक्ति नहीं। ये सभी कैबिनेट मंत्री के सदस्य होते हैं। जैसे वित्त मंत्री होता है पदेन, जो वित्त मंत्री होगा वो पदेन सदस्य होगा। जो गृह मंत्री होगा वही होगा, कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री। 4 हैं जो कैबिनेट मंत्री, वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। एक हुए प्रधानमंत्री अध्यक्ष, एक हुआ उपाध्यक्ष, फुल टाइम मेंबर एक होता है, वो 5 हैं। और उसके बाद हो गया 4 पदेन सदस्य हो गए नीति आयोग में। उसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे, स्पेशल इनवाइटी मेंबर्स। विशेष आमंत्रित सदस्य बनाने की शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। किसी भी व्यक्ति को बना सकता है, किसी क्षेत्र का जैसे विद्वान है उसको बना सकता है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, किसी क्षेत्र का साइंटिस्ट है, या कोई किसी क्षेत्र का, उस क्षेत्र के प्रांगण व्यक्ति हो, उस क्षेत्र का सबसे ज्ञानवान व्यक्ति हो, उसको प्रधानमंत्री आमंत्रित कर सकता है। या किसी क्षेत्र विशेषज्ञ हो, या अपने कैबिनेट मंत्रालय के सदस्यों को ही रख सकते हैं। अपने कैबिनेट मंत्री में जो सदस्य उसी को रख सकते हैं। जैसे अभी रखे हैं नितिन गडकरी को रखे हैं, थावर चंद गहलोत को रखे हैं, पीयूष गोयल को रखे हैं और इंद्रजीत सिंह को रखे हैं। ये लोग चारों जो हैं विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। ये प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको रखते हैं, किसको नहीं रखते हैं। नीति आयोग में के गवर्निंग काउंसिल होता है, शासकीय परिषद। इसमें होते हैं सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, और केंद्र शासित राज्य है वहाँ के उपराज्यपाल होते हैं, प्रशासक होते हैं। और 7वां नंबर है सीईओ होता है इसमें एक। अभी कौन है? परमेश्वर है यार, ठीक है। अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1, और अध्यक्ष 1 हुआ, उपाध्यक्ष 1 हुआ, और दूसरा हुआ कि फुल टाइम मेंबर 4 होंगे, 5 भी होंगे, तो 5 ही होते हैं, मैक्सिमम 5। और उसके बाद आपको हो गया कि पदेन सदस्य जो कैबिनेट मंत्री होंगे 4, आमंत्रित जो होंगे विशेष आमंत्रित सदस्य हैं वो लोग अभी हैं 4, और 6ठा नंबर है गवर्निंग काउंसिल में होंगे ये सारे लोग, और 7वां नंबर पर होगा एक होगा सीईओ। ये है, ये इतने मेंबर हैं, ये स्ट्रक्चर है आपका नीति आयोग का। नीति आयोग में राज्यों को नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है। नीति आयोग किसी राज्य में जाकर अपनी नीति लागू नहीं कर सकता है, वह केवल उस राज्य को सलाह दे सकता है। लेकिन योजना आयोग था कि राज्यों में नीतियों को लागू कराने का अधिकार था इसको, और तथा राज्यों को सलाह विचार नहीं लिया जाता था। नीति आयोग कोई किसी राज्य में लागू नहीं करता है नीति को, वह एडवाइस देता है। लेकिन योजना आयोग लागू कर देता था, कोई पूछता उससे नहीं था राज्य लोग से। वित्त आवंटन जो होता है पैसा देने का, वो नीति आयोग के पास ये अधिकार नहीं है, यह अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है। लेकिन योजना आयोग था, उसमें वित्त जो आवंटित करने की शक्ति योजना आयोग के पास था। नीति आयोग में राज्य सरकार को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी है। राज्य सरकार को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्यों को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, बहुत महत्व दिया गया। पर योजना आयोग में राज्यों को बैठक में भाग लेने के अलावा कोई वैल्यू नहीं था। आइए बैठक हो रहा है, बैठिए, चुपचाप बैठे रहिए, जो काम करना है प्रधानमंत्री कर दिया जो मान लिए। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।